ओम डिजिटल क्लासेस में सभी नीट एस्पायरेंट्स का हार्दिक स्वागत है। ये है रैपिड रिवीजन बायोलॉजी चैप्टर 10 क्लास 11 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस वीडियो में सेकंड वीडियो है इस चैप्टर पर, ये माइटोसिस के ऊपर है और इस वीडियो में हम एम फेज को कवर करेंगे। सेल साइकिल इससे पहले वाली वीडियो में कवर हो चुका है, तो आइए एम फेज के बारे में जानते हैं। एम फेज को हम माइटोसिस भी कहते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन टू प्रोजेनी सेल्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल। अर्थात माइटोसिस के द्वारा एक सिंगल पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच ऑफ द टू प्रोजेनी या डॉटर सेल्स इज सेम एज इन पेरेंट सेल, हेंस इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। अब क्योंकि जितना कि पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है उतने ही बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स में रहती है वो संख्या समान, इस वजह से हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इट इज़ यूजुअली अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स बट ऑल्सो अकर्स इन हैप्लॉयड सेल्स, फॉर एग्जाम्पल मेल हनीबीज, गैमेटोफाइटा, फॉर एट्सेट्रा। माइटोसिस जो है आमतौर पर डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही होता है, बॉडी सेल्स में होता है, लेकिन कुछ केसेस में हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है, जैसे कि एनिमल के केसेस में मेल हनी बीज जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं वो हैप्लॉयड होती है उनकी बॉडी और वो माइटोसिस से बनती है। इसी तरह से ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो भी हैप्लॉयड से ही उनकी गैमेटोफाइटिक जनरेशन का निर्माण होता है। फोर्थ पॉइंट पर ध्यान दीजिए। एम फेज इंक्लूड्स टू प्रोसेसेस। तो ये जो माइटोसिस है इसमें आमतौर पर दो प्रोसेसेस होती हैं, पहली कैरियोकाइनेसिस और सेकंड साइटोकाइनेसिस। आइए अब देखते हैं कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं। बाय दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल न्यूक्लियस, डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल gets divided into two equal parts. This process completed in four phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज़ इनफैक्ट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, मेनली क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए के बने हुए, तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और ये फोर फेजेस में होता है, फोर स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज इसकी प्रोफेज है, सेकंड मेटाफेज, थर्ड स्टेज एनाफेज एंड फोर्थ स्टेज टेलोफेज। आइए प्रोफेज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेन फीचर्स ऑफ दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस आर, इसकी जो मेन फीचर है प्रोफेज के, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंडेंसेशन ऑफ डीएनए और क्रोमोसोमल मटेरियल स्टार्ट्स। अर्थात क्रोमोसोम्स जो है या जो डीएनए के बने हुए हैं ये कंडेंस होने लगते हैं, थोड़े से मोटे होने लगते हैं, और क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। और इस स्टेज में प्रोफेज में क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगते हैं और लेट प्रोफेज में जा कर के वो क्रोमैटिड्स के बने हुए अलग अलग दो क्रोमैटिड्स के बने हुए प्रतीत होने लगते हैं। क्यों कि क्रोमोसोम्स का जो डुप्लीकेशन है वो हो चुका है एस फेज में। इंटरफेज की जो एस स्टेज है उसमें क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो चुका है, तो वो जो है एक क्रोमोसोम अब दो क्रोमैटिड्स का बना हुआ है, एक तरह से डबल हो चुका है, और वो अब इस स्टेज में दिखाई देने लगता है। आप यहाँ फिगर में थोड़ा देख सकते हैं। इंटरफेज में क्रोमोसोम साफ दिखाई नहीं दे पा रहे, लेकिन प्रोफेज में ये साफ दिखने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, और लेट प्रोफेज में जा कर के इनकी जो है ये क्रोमैटिड्स, ये डबल क्रोमैटिड्स के बने हुए प्रतीत होने लगते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोफेज का, सेंट्रोमियर्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। एनिमल के केस में, एनिमल सेल्स के केसेस में क्या होता है कि सेंट्रोसोम होता है जो कि दो सेंट्रोमियर्स का बना होता है, अब वो एस फेज में डबल हो चुका है इंटरफेज में, और ये जो सेंट्रोमियर है प्रोफेज में जो डबल हो चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है, तो एक सेट जो है दूसरे पोल की ओर जाने लगता है सेपरेट होकर के,
तो अलग अलग पोल्स की तरफ वो मूव करने लग जाते हैं अपनी पोजीशन लेने के लिए। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नॉट सीन। प्रोफेज का अंत होते होते, अब इस पॉइंट को आपको विशेष ध्यान रखना है, प्रोफेज के अंत में जा कर के न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये इस फिगर में देखो, ये जो ब्लू स्पॉट दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोलस है। तो ये प्रोफेज के लास्ट में जा कर के डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट जाती है और वो भी डिसअपियर हो जाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दिखाई नहीं देते, डिजॉल्व हो जाते हैं। आगे है प्रोफेज के बाद में, अब आइए मेटाफेज के बारे में। तो प्रोफेज में आपने देखा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है और प्रोफेज ख़त्म होते होते न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। मेटाफेज में क्या होता है, मेन फीचर्स ऑफ दिस सेकंड स्टेज आर फॉलोइंग। तो मेटाफेज जो सेकंड स्टेज है माइटोसिस की, इसके जो मुख्य लक्षण हैं, मेन फीचर्स हैं, ये कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है complete disappearance of nuclear membrane and coming out of chromosomes in cytoplasm are the basic signs of end of prophase and beginning of metaphase। प्रोफेज का अंत होने के और मेटाफेज के प्रारंभ होने के मुख्य संकेत क्या हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ख़त्म होने के कारण निकल करके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, बाहर फैल जाते हैं। At this stage, chromosomes get so much condensed so that these are easily visible under microscope as made up of two sister chromatids। अब इस स्टेज में क्रोमोसोम्स इतने कंडेंस हो जाते हैं कि वो साफ साफ दिखाई देने लगते हैं दो क्रोमेटिड्स के बने हुए माइक्रोस्कोप से जब हम उनको देखते हैं तो। और यही बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम की स्टडी करने की, क्योंकि क्रोमोसोम्स के पार्ट्स, उनके फीचर्स साफ साफ स्टडी कर सकते हैं इस स्टेज में। अन्य स्टेजों में क्रोमोसोम उतने क्लियरली विजिबल नहीं होते, इसलिए इस पर भी कभी कभी एमसीक्यू बात आता है कि वो कौन सी स्टेज है माइटोसिस की कि जिसमें हम क्रोमोसोम को इजीली स्टडी कर सकते हैं, तो वो मेटाफेज स्टेज है। थर्ड पॉइंट है मेटाफेज का, द क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड एट द इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट एंड दे आर अटैच्ड टू अपोजिट पोल्स बाय स्पिंडल फाइबर्स। तो जो क्रोमोसोम्स हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूटने और डिसअपियर होने की वजह से बाहर आ गए हैं साइटोप्लाज्म में, वो सेल के बीचों बीच में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं सेल का, या मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। और किससे अरेंज हो जाते हैं, और उनके स्पिंडल फाइबर जो है वो आकर के उनसे अटैच हो जाती हैं। इसमें आगे है, द स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड विद क्रोमोसोम्स एट काइनेटोकोर्स ऑफ सेंट्रोमियर्स। तो जो क्रोमेटिड्स हैं जो सेंट्रोमियर के स्थान पर एक दूसरे से अटैच होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, उस सेंट्रोमियर पर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम काइनेटोकोर कहते हैं। उन काइनेटोकोर से आकर के स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाती हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा काइनेटोकोर के बारे में जानते हैं कि क्या है। काइनेटोकोर्स आर स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स। These structures serve as the sites of attachment of spindle fibers with the chromosomes। तो जो काइनेटोकोर्स हैं ये जो है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि सेंट्रोमियर पर पाए जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स से ही स्पिंडल फाइबर्स आकर के अटैच होती हैं। माइटोटिक apparatus क्या होता है, the two esters at opposite poles together
with spindle fibers form a structure called mitotic apparatus. तो ये जो स्टार शेप्ड आपको दोनों पोल्स पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं सामने फिगर में, ये एस्टर्स कहलाते हैं। और इनसे निकलने वाली स्पिंडल फाइबर्स जो जिस तरह से ये आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनको स्पिंडल फाइबर हैं, ये मिल कर के जो सामने स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इसको हम माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। एनाफेज क्या है, आइए अब थर्ड स्टेज के बारे में जानते हैं। एनाफेज स्टेज है, दिस फेज हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। इस फेज के मुख्य लक्षण क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट is split at centromere and the two sister chromatids separate। तो प्रत्येक क्रोमोसोम जो इक्वेटर प्लेट पर अरेंज हो चुके हैं सभी क्रोमोसोम्स, वो सेंट्रोमियर्स के जगह से जो अटैच हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में, वो वहाँ पर टूट जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। और सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेशन होना एनाफेज का पहला मुख्य लक्षण है, शुरुआत है। और ये सेपरेशन कैसे होता है थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है नोट के अंदर। द एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और साइक्लोसोम, इसको हम एपीसी या सी बोलते हैं, इज़ ए मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विद E3 यूबीक्विटिन लिगेस। तो ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसको हम एंजाइम बोल सकते हैं, एक्टिवेटर है। ये in anaphase, activation of anaphase promoting complex APC induces segregation of chromosomes। तो ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जिसको हमने ब्रीफली APC है, ये इंड्यूस करता है सेग्रीगेशन को, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर की जगह पर जो स्प्लिटिंग होती है और जिसकी वजह से क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट करती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, उसको एक्टिवेट करने वाला ये है APC, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इफ़ APC इज डिफेक्टिव देन ब्रीकेज ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स डज नॉट अकर। अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC डिफेक्टिव है, उसकी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं करेगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। तो इस पर MCQ आए हैं कई बार और अब फिर आने की संभावना है कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स अगर अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें कई ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि द सिस्टर क्रोमेटिड्स विल नॉट सेग्रीगेट, और ये भी हो सकता है कि द सेंट्रोमियर विल नॉट ब्रेक। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स या सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स को प्रमोट करता है और सेंट्रोमियर को ब्रेक करता है। इसी स्टेज का सेकंड पॉइंट है, द सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर की जगह पर एक दूसरे से अटैच थी, वो सेपरेशन के बाद में अब उनका नाम है डॉटर क्रोमोसोम्स, यानी अब वो एक तरह से इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। अभी तक वो एक ही क्रोमोसोम कंसीडर हो रही थी, अब वो दो अलग अलग क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और एंड दीज बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से, यानी अपने अपने पोल की स्पिंडल फाइबर उनको अपनी ओर खींचने लगती हैं। तो एक सेट क्रोमेटिड्स का एक पोल की ओर चला जाता है सेपरेट होकर के, और उसी का दूसरा सेट दूसरे पोल की ओर आने लगता है, जैसा कि आपको फिगर में सामने दिखाई दे रहा है। वो सेपरेट होकर के अपने अपने पोल की ओर मूव करने लग जाती हैं। ये एनाफेज का फीचर है। तो ये एनाफेज की जो फीचर हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर इस पॉइंट में दिखाए गए। दस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, separation of sister chromatids and their movement towards opposite poles are the major events of anaphase।
तो एनाफेज की मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई? सेंट्रोमियर का टूटना, सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक दूसरे से अलग होना और उन सिस्टर क्रोमेटिड्स का अपने अपने पोल्स की ओर मूव करना, ये मुख्य लक्षण है एनाफेज के। आइए अब टीलोफेज के बारे में जानते हैं। टीलोफेज क्या होता है? फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन दिस फेज। तो ये चौथी स्टेज है या फाइनल स्टेज है माइटोसिस की। इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है द डॉटर क्रोमोसोम्स रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, decondense and lose their identity. We cannot see them separately. अर्थात सबसे पहला फीचर तो यह है कि क्रोमोसोम्स जो है अपने अपने पोल्स पर पहुंच चुके। अगर अभी वो रास्ते में है तो समझो एनाफेज चल रहा है, और वो अपने पोल्स पर पहुंच चुके हैं तो समझो अब टीलोफेज प्रारंभ हो गया। अब वो डिकंडेंस करने लगते हैं, पतले होने लगते हैं। एंड लूज देयर आइडेंटिटी, और जो साफ साफ अलग अलग दिखाई दे रहे थे क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड्स, अब वो धुंधली पड़ने लगती हैं, वो लूज होने लगती हैं, थिन होने लगती हैं और इजीली डिटेक्टेबल नहीं होती, साफ साफ दिखाई नहीं देती। सेकंड है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिजॉल्व हो चुकी थी प्रोफेज में, वो अब डेवलप होने लगती है, बनने लगती है अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। और इस प्रकार से हर दोनों पोल्स पर जो क्रोमेटिड्स पहुंच चुके हैं, एक एक सेट, उस सेट के चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने की वजह से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस एक पोल की तरफ, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल की तरफ। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स। और जो गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो चुके थे प्रोफेज के अंत तक, वो जो है दोबारा से बन जाते हैं। और इस फिगर में देखिए, इसमें स्टार्टिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस भी दिखाई है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फरो बन चुकी हैं। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है ये। तो इस प्रकार से दो न्यूक्लियस अलग अलग पोल पर साफ दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियोलस भी बन गया है, जो डार्क ब्लैक स्पॉट आपको दोनों न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दे रहा है। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेड कलर की हैं और इनके अंदर ग्रीनिश कलर के क्रोमोसोम्स हैं, और ब्लैक स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोलस है। अब देखिए, अब साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज लास्ट एंड फाइनल स्टेज है माइटोसिस की। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। आमतौर पर साइटोकाइनेसिस टीलोफेज ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करता, टीलोफेज चल रहा होता है तभी शुरू हो जाता है, इमीडिएटली फॉलो करता है उसको। और तो इसमें साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? दिस सेपरेशन और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, by which a parent cell gets divided into two daughter cells and cell division is completed. तो एक सेल से दो अलग अलग सेल जो बनती हैं वो साइटोकाइनेसिस से ही बनती हैं। अभी तक एक सेल के अंदर डिवीजन हो गया था, दो न्यूक्लियस तो बन गए थे लेकिन सेल एक ही थी, क्योंकि उसकी वन कवरिंग ही थी। लेकिन अब बीच में से वो डिवाइड करना है और सेपरेट होना है एक दूसरे से। तो दोनों सेल्स जो अलग होती हैं वो होती हैं साइटोकाइनेसिस से। उनके साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, दोनों के बीच में सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है और इस प्रकार से दो अलग अलग सेल्स का निर्माण हो जाता है। इन एन एनिमल सेल, साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय द अपीयरेंस ऑफ फरोज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which gradually deepen inside and join in the center, thus dividing the cytoplasm completely. तो ये जो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल के अंदर किस तरह से होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेटरल वॉल्स में साइड से फरो डेवलप करती हैं, खांच बनती हैं। तो ये पहली स्टेज में आपको दिखाई दे रहा है, पहले थोड़ा सा अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन धंस गई है, इसको हम फरो बोलते हैं। वो फिर डीप होने लगती है और अंदर मूव करने लगती है और इस तरह से सेंटर पर जाकर के एक दूसरे से दोनों फरोस मिल जाती हैं और दो कंप्लीट अलग अलग दो सेल बन जाती हैं। तो ये जो है ये एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? इन प्लांट सेल्स द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस एट द सेंटर विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल परक्यूसर
called the cell plate that grows outward to meet the existing lateral walls and represents the middle lamella between the walls of the two adjacent cells. इसमें ये बताया गया है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि एनिमल सेल में तो साइड से फरो डेवलप किया था और सेंटर पाके मिला था, लेकिन प्लांट सेल के अंदर बीच में से कुछ चीज़ों का डिपोजिशन होता है और वो डिपोजिशन साइड की तरफ बढ़ता चला जाता है और साइड की वॉल से आकर के मिल जाता है। तो ये सामने आप फिगर में देख सकते हैं, स्टार्टिंग बीच में से हुई है, बीच में दो इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दो न्यूक्लियस तो दोनों हैं, उनके बीच में जो टू लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, डॉटेड लाइंस, और ये फिर बढ़ने लगती हैं और इस तरह से ये वॉल्स पर आकर के लेटरल साइड में आकर के ये मीट कर जाती हैं और ये सेपरेशन कंप्लीट हो जाता है। और इससे बनता क्या है, ये जो डिपोजिशन हुआ है और सेपरेशन पैदा हुआ है, इससे मिडिल लेमिला बनता है। आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है। अब इसके साइड में जो है डिपोजिशन होकर के सेलुलोज का और सेल वॉल बन जाएगी, लेकिन ये जो निर्माण हुआ है ये मिडिल लेमिला का निर्माण हुआ है, ये दोनों सेल के बीच में कॉमन होता है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, cytokinesis, organelles like mitochondria, plastids, Golgi bodies, etc. get distributed between the two daughter cells. और साइटोकाइनेसिस के समय पर ये जो एक सेल थी पहले और उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडीज हैं, वो आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मान के चलो 2 माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो एक तरफ चला जाएगा, दूसरा दूसरे पोर्शन की तरफ आ जाएगा। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो साइटोकाइनेसिस के समय पर होता है। सेकेंड पॉइंट में देखिए, इन सम ऑर्गेनिज्म्स karyokinesis is not immediately followed by cytokinesis and hence free nuclear or multinucleate condition arises. कुछ प्राणियों में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस प्रारंभ नहीं होता। न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, सेल ने डिवाइड कर दिया, फिर पुनः न्यूक्लियर, फिर सेल के अंदर और माइटोसिस हो गया, फिर 1 से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। तो न्यूक्लियर डिवीजन होता चला जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो वैसी स्थिति में इसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस फ्लोट करने लगते हैं विदाउट हैविंग सेपरेट सेल वॉल्स और सेपरेट सेल्स। इस कंडीशन को हम सिंसिटियम बोलते हैं। और जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसमें आ रहा है कि वाटर इनसाइड कोकोनट इज सिंसिटियम व्हाइल इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग एज वाइट सॉलिड विद सेल वॉल फॉर्मेशन। तो जैसे कच्चा जो नारियल होता है जिसके अंदर पानी होता है, जैसे स्पोर्ट्स फूड जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से लिक्विड वाटर, बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, एनर्जेटिक होता है, तो वो पानी आमतौर पर ये सिंसिटियम ही है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फ्लोट करते रहते हैं और सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। और जैसे जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, सेलुलराइजेशन होता चला जाता है, वैसे वैसे वो साइड की दीवारों में वाइट जो जिसको हम गोले की ग्री बोलते हैं एक तरह से, उसके रूप में वो डिपॉजिट होता चला जाता है। बाकी जो पानी जो होता है वो फ्री न्यूक्लियस उसमें फ्लोट करते रहते हैं। आई ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या महत्व है, माइटोसिस से क्या फ़ायदा है, बेनिफिट्स क्या है, माइटोसिस अगर नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम पैदा होगी, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज़ द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। तो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय प्राणी जो एक कोशिका से बनते हैं, जायगोट से डेवलप होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बहुत सारे डिवीज़न होकर के एक बॉडी का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निर्माण होता है, वो माइटोसिस से ही होता है। उनमें मियोसिस तो होता नहीं, मियोसिस तो केवल जेनेटिक सेल्स में होता है और वो गैमीट के लिए बनाने के लिए होता है। तो बॉडी का जो निर्माण है सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर मैच्योर एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी जो डेवलप होती है वो माइटोसिस से ही होती है। सेकेंड है एज द सेल ग्रोज its cytoplasmic contents increase and hence nucleocytoplasmic ratio is disturbed.
जैसे जैसे सेल बढ़ती है, मान लो सेल नई बनी और वो ग्रो करती है, तो उसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का, एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है, उसका साइज बढ़ता है, और उस साइज की तुलना में जो न्यूक्लियस है वो छोटा रह जाता है। तो वो उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन रखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो माइटोसिस हो, उसका सेल डिवीजन हो प्रॉपरली, जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का आधा आधा मटेरियल पुनः नवीन कोशिकाओं में वितरित हो। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए और बॉडी को ग्रो करने के लिए माइटोसिस बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है, द सेल्स ऑफ सम टिश्यूज डीजनरेट कंटिन्यूसली एंड टू फुलफिल देयर लॉस it is necessary that new cells should be formed and this is done by mitosis। हमारे शरीर में या किसी भी प्राणी के शरीर में मल्टी सेलुलर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, उनके बहुत सारे टिश्यूज़ ऐसे हैं कि उनकी सेल्स लगातार समाप्त होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, और उनको रिप्लेस करने के लिए ज़रूरी है कि नई सेल्स का निर्माण हो। तो समाप्त होने वाली, डेड होने वाली सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, उनका स्थान ग्रहण करने के लिए नई सेल्स की आवश्यकता होती है, और वो माइटोसिस से ही होती है उसकी पूर्ति। फॉर एग्जांपल, द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय माइटोसिस। जैसे कि हमारे शरीर में हमारी जो त्वचा है, स्किन है, इसके जो सबसे ऊपर की लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं आप, तो ये अक्सर इसका ऊपरी लेयर धीरे 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 करके समाप्त होती रहती है, हटती रहती है, और नई लेयर आ जाती है। इसका हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन ये लेयर्स हटती रहती हैं। और इसी तरह से हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर जो जो हमारा फूड पाइप है, वो उसके साइड की लाइनिंग्स भी धीरे धीरे हटती रहती हैं और नई लाइनिंग्स वहाँ पर स्थान ग्रहण करती रहती है। इसी तरह ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स जैसे WBC, RBC आप जानते हैं, आप पढ़ा भी होगा और पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी, कि ये सेल्स का एक डेफिनेट लाइफ टाइम होता है। नई सेल्स बनती रहती हैं और ओल्ड सेल्स जो है वो डिजनरेट होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं। तो उसके लिए भी माइटोसिस ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूस ग्रोथ ऑफ plants at root and shoot apexes throughout their life is possible because cells of the apical meristem tissue divide continuously। इसमें है कि जो प्लांट्स हैं जो थ्रू आउट देयर लाइफ बढ़ते रहते हैं, उनकी शाखाएं निकलती रहती हैं, नई नई कोपलें आती रहती हैं, नई नई पत्तियां आती रहती हैं। ये सब कैसे संभव है? ये सब क्योंकि एपिकल जो मेरिस्टेम है, इनके एपेक्सिस पर, रूट पर, शूट एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। तो वो उनकी सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं, नई सेल्स को बनाती रहती हैं, नई टिश्यूज़ को बनाती रहती हैं, और इस प्रकार से थ्रू आउट देयर लाइफ जो ग्रोथ उनकी प्लांट्स की होती है वो माइटोसिस के द्वारा ही हो पाती है। अगर ये ना हो तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो दस माइटोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो इस प्रकार माइटोसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आपने माइटोसिस की 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा, 4 स्टेजेस की जो अलग अलग इवेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब दिस इज़ ऑल अबाउट द एम फेज and its significance. In the second part of this video we shall discuss questions on this topic. अब इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, अब इसमें हम अभी तक जो हमने इस माइटोसिस के बारे में, एम फेज के बारे में डिस्कस किया है मिल करके, तो अभी जो है इसके ऊपर MCQs करने हैं जो कि नीट में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो किसी भी टॉपिक की जो नॉलेज है वो तब तक रिफाइंड नहीं होती जब तक कि हम उस पर MCQs नहीं करते। उस MCQs करने के बाद में उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ये एक तरह से एक्सरसाइज होती है हमारे माइंड की, तभी हमें पता लगता है कि हमने इस टॉपिक को पढ़ करके इसमें कितना सीखा है। तो ये MCQs
जैसा कि हमारा ये प्रोसीजर है, एमसीक्यूज़ आप स्वयं करेंगे और एमसीक्यूज़ क्रम पूर्वक आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। आप उनको पढ़िए और उनको पढ़ने के बाद में उस एमसीक्यू को आप जो है उसका आंसर कंफर्म कीजिए। आंसर इसमें हर पेज पर नीचे उसका आंसर भी दिया हुआ है। पहले आप अपने आप उसका आंसर खोज करिए और जो आपने आंसर उसका सिलेक्ट किया है अपनी क्षमता से, फिर दिए गए आंसर के साथ उसका मिलान कीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है इस प्रोसीजर में कि स्क्रीन पर ये आपके एमसीक्यूज़ क्रम पूर्वक आते रहेंगे। आप जो है जैसे ही नया एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, वहाँ पर अच्छी तरह से तसल्ली से एमसीक्यू को पढ़िए, उसके आंसर को खोजिए और उसके बाद में उस आंसर के साथ में कंफर्म हुई जो नीचे दिया गया आंसर है और तब वीडियो को पुनः आप स्टार्ट करें। उसके बाद में नया एमसीक्यू आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उस एमसीक्यू को उसी प्रोसीजर से आप आगे बढ़ते जाइए। तो ये एमसीक्यूज़ में हाँ, आप इतना है कि अगर कोई एमसीक्यू आपको ऐसा लगता है, इनमें कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि उसका आंसर में कोई कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो के लास्ट में लास्ट जो पेज आएगा उसमें हमारा ईमेल है, व्हाट्सएप भी आपको मिल जाएगा, तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप के द्वारा। फ़ोन में तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि हमारी बिजी शेड्यूल रहती है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह की एराइज हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो या कुछ नया जानना हो, तो आप हमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला एमसीक्यू है। फॉर एग्जांपल, एम फेज इज़ ऑल्सो नोन एज, एम फेज किस रूप में, किस नाम से और भी जाना जाता है, तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेस, माइटोसिस। तो आप जानते हैं एम फेज को माइटोसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एम फेज के 2 स्टेजेस हैं। इंटरफेज तो एम फेज से अलग होता है, जो बड़ा होता है, सेल साइकिल का बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह से इसका आंसर डी है और डी नीचे इस पेज में दिखाया गया है। तो इस तरह से क्रम पूर्वक ये एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर में आप आते जाएंगे और आप हर एमसीक्यू आने पर वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद में एमसीक्यू को करिए, उसके आंसर के साथ में कंफर्म हुई, सर्टेन हुई। उसके बाद में आप पुनः वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए, क्लिक करना है बस और नया आप एमसीक्यू आपके सामने आ जाएगा। तो ये क्रम पूर्वक आपके सामने चलेंगे।
तो इस प्रकार से आपने ये MCQs इस पर किए और हमें उम्मीद है कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, वी होप this video will be helpful to all those of you who are appearing in coming NEET UG entrance exam. We do also expect this will also be helpful to board exam students. In the next video, we shall discuss the next topic. Wishing you all the best. For any query, feel free to write us at email omdcn2025@gmail.com. हाँ, आप ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आप इसको फुल स्क्रीन में देखें तो थोड़ा और कंफर्टेबल रहेगा, सारे कंटेंट्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।